हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज का टॉपिक है बैलेंस शीट। आई नो मैं बहुत टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ, बट सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी। पर मैंने काफ़ी अपडेट्स डाली हैं मेरे दूसरे चैनल पे। डू चेक इट विल बी लिंक्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ऑलराइट, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू Kulsum. Thank you so much for your comment. I really appreciate it. And I'm very glad that it was helpful for you. अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों को शाउट आउट दूँ तो मेक श्योर टू कमेंट बिलो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हे गाइस, सो मेरा नाम है प्रे एंड दिस इज स्कूलिंग रूलिंग। यहाँ पे हम बात करते हैं बिजनेस की, इकोनॉमिक्स की और बाकी पढ़ाई शढ़ाई की बातों की। तो अगर आप चाहते हैं कि आप YouTube के सबसे होशियार और अक्लमंद ग्रुप का हिस्सा बने तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। मैं आप लोगों के लिए पढ़ाई शढ़ाई लाती रहूंगी। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जिसमें होते हैं आपके बिजनेस के एसेट्स, लाइबिलिटीज और शेयर होल्डर इक्विटी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे। ठीक है, एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर टाइम पे आप अपनी बैलेंस शीट बनाते हो जिसमें एसेट्स होते हैं, लाइबिलिटीज़ होती हैं और शेयर होल्डर्स इक्विटी होती है। इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है और हम हर चीज़ को अभी डिटेल में देखेंगे कि एसेट क्या है, लाइबिलिटीज़ क्या हैं। वैसे तो आपको आइडिया हो गया होगा, पुरानी वीडियोस में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, लेकिन इसमें क्या क्या आता है हम वो अभी देखेंगे। ऑलराइट, सो यस, एसेट्स, वी आर गोइंग टू शो एसेट्स अंडर टू हेडिंग्स। एक है फिक्स्ड एसेट, एक है करंट एसेट। ठीक है, एसेट्स वो चीज़ें होती हैं, जस्ट अ रिकैप, जो आपके बिजनेस के पास होती हैं। राइट, लैंड हो गया, स्टॉक हो गया, कैश हो गया, ये सारे एसेट्स हैं। दो तरह के हैं। पहले हम देख रहे हैं फिक्स्ड एसेट क्या होते हैं। फिक्स्ड एसेट्स वो होते हैं जो आप बेचने के लिए नहीं खरीद रहे, यानी वो आपका स्टॉक नहीं है और ये बिजनेस यूज़ करता है इन चीज़ों को, और ये चीज़ें एक्सपेक्ट किया जाता है, आप ये सोचते हो कि यार ये चीज़ें बहुत लंबे टाइम के लिए चलेंगी। जैसे कि लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई। आप ये चीज़ें किसी को बेचने के लिए नहीं खरीद रहे, ये आपके बिजनेस का एसेट है जो बिजनेस ही यूज़ करेगा। इसको जब बैलेंस शीट में लिखा जाता है फिक्स्ड एसेट्स को, तो इनकी जो वो होती है ना रैंकिंग, वो इस तरीके से होती है कि पहले आप वो चीज़ें लिखते हो जो आप सबसे ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ करोगे, मोस्टली लैंड एंड बिल्डिंग ऑब्वियसली। ठीक है, और उसके बाद आप उनको आहिस्ता आहिस्ता नीचे, लेकिन ये चीज़ ज़्यादातर लोग सोचते नहीं हैं और ना इतनी सोची जाती है। बट एक तरीका होता है, एक बात है, एक चीज़ है कि हाँ ऐसा होता है, दिस इज़ द वे। पर ये एक बहुत ही नेग्लिजिबल चीज़ है कि इसको अगर आप नज़रअंदाज भी कर दो तो दैट्स ओके। उसके बाद है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो हैं जो शॉर्ट टर्म में चेंज होते हैं, मोस्टली विद इन 12 मंथ्स, 12 महीनों के अंदर अंदर। इसमें आपकी वो चीज़ें होती हैं जो आप रीसेल करते हो, आपका स्टॉक होता है, आपके पैसे होते हैं। ठीक है, कैश, कैश इन हैंड, किस किस को आपने डेट दी हुई है, पैसे दिए हुए, वो आपके इस करंट एसेट्स में आते हैं। ठीक है, उधार दिया हुआ। तो ये हमारी एग्जांपल्स हो गई करंट एसेट्स की। स्टॉक, डेट, कैश, बैंक में जो पैसा है, हाथ में जो पैसा है, सारा पैसा ही पैसा है, वो पैसा यहाँ पे लगा हुआ होगा। करंट एसेट्स में आप वो पैसा लिखोगे। नेक्स्ट आता है लाइबिलिटीज़। दो कैटेगरीज हैं लाइबिलिटीज़ की, करंट लाइबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। ये उसी तरह से है जिस तरीके से फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स थे। करंट लाइबिलिटीज़ वो होती हैं जिनको आपको 1 साल के अंदर अंदर पे करना होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट्स, किसी क्रेडिटर को कोई चीज़ आपने परचेज़ की है तो उसके पैसे देने हैं, ये आपकी करंट लाइबिलिटीज़ हैं। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ वो होती हैं जो आप कुछ सालों में दोगे, 1 साल से ज़्यादा के टाइम पीरियड में आपको देनी पड़ती हैं, पे करनी पड़ती हैं। दैट्स लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, जिसमें ज़्यादातर बैंक लोन्स होते हैं या लोन्स फ्रॉम अदर बिजनेसेस। मतलब ये काफ़ी बड़े लोन्स होते हैं जो आप इंस्टॉलमेंट्स में या दोगे, या आराम से आपने काफ़ी टाइम लिया हुआ है कि जी हम आराम से आपको दे देंगे इतने सालों में। तो दैट्स लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। उसके बाद आता है ओनर्स इक्विटी। ये दिखाता है कि कितने पैसे, क्या चीज़ें बिजनेस के ओनर
को बिलोंग करती हैं या बिजनेस के ओनर की हैं। कैपिटल, प्राइवेट या पब्लिक स्टॉक और रिटेन्ड अर्निंग्स, और इसमें हमारा प्रॉफिट वगैरह सब कुछ यहाँ आता है। जो चीज़ें बिजनेस के ओनर के पास है, बिजनेस के ओनर की हैं, वो ओनर्स इक्विटी में आती हैं। नेक्स्ट आता है एक्सरसाइज टाइम। ऑलराइट, सो अब हमने देख लिया कि क्या क्या सेक्शन थे, क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें क्या क्या लिखना है। एक रफ आइडिया आपको हो गया, आई होप। बैलेंस शीट में क्या होता है, एक साइड पे होते हैं आपके एसेट्स, दूसरी साइड पे होते हैं आपकी इक्विटी और लाइबिलिटीज़। ऑलराइट, ये देखें हमारा फॉर्मेट है, एसेट्स, प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, अदर एसेट्स, टोटल एसेट्स। ठीक है, उसके बाद आ जाता है लाइबिलिटीज़ एंड इक्विटी, और उनको आप ऐड करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ होती है कि दोनों बैलेंसेस जो हैं हमारे वो इक्वल होते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों बैलेंसेस इक्वल होंगे, दोनों साइड्स इक्वल होंगी। क्यों? याद है आपको, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल्स प्लस लाइबिलिटी हमारी इक्वेशन है, ये इक्वेशन पे बेस्ड है। उसके अलावा अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में लॉजिक सिखाऊं तो यार, एसेट्स जो है आपका, अगर आपके पास कोई चीज़ आ रही है, ऑब्वियसली उसके बदले में आपने कुछ ना कुछ दिया होगा। कोई चीज़ खरीदोगे तो उसके पैसे देने हैं ना, राइट? तो अगर आपके पास जो भी चीज़ें आई हैं, जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं, वो सारी किसी न किसी इक्विटी, किसी न किसी लाइबिलिटी के थ्रू आई हैं। तो इसलिए ये दोनों बैलेंसेस आपके इक्वल होने चाहिए। अब आई थिंक हमने पूरा समझ लिया है, तो अब हम एक्सरसाइज करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या किया जाए, राइट? और फिर देखेंगे कि हमें कितना समझ आया है, क्या हम हमारा क्वेश्चन कर पा रहे हैं या नहीं। यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस दिए हुए हैं, कैश, अकाउंट्स रिसीवेबल, प्रीपेड शॉप रेंट, सेल्स इक्विपमेंट, अलाउंस फॉर बेड डेट्स, अकाउंट्स पेएबल, कैपिटल एंड सो। डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है। ठीक है, अभी इसको इसी हद तक रखें। अच्छा, बैलेंस शीट में कोई क्रेडिट डेबिट नहीं होता इनकम स्टेटमेंट की तरह, बस आपको अपना काम करना है, देखना है कि कहाँ पे क्या चीज़ माइनस होगी, कहाँ पे क्या चीज़ प्लस होगी। उसके साथ साथ ये हमारे पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, और ये इन्फॉर्मेशन December 31 की है। प्रीपेड शॉप रेंट जो है हमारा 31 दिसंबर को 1000 रह गया है। अनयूज्ड ऑफिस सप्लाइज 400, सैलरीज आउटस्टैंडिंग 5000, अनअर्न्ड कमीशन 1000। क्या है? लाइबिलिटी है। कमीशन तो आ गया, लेकिन उसका जो काम करना था वो अभी आपने किया नहीं है, तो ये आपके लिए लाइबिलिटी है, ये आपके लिए उधार है, किसी और ने आपको दिया है, उसके बदले आपको काम करना है। ओके, उसके बाद आता है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री वैल्यूड ऑन December 31, 2017 एट 10,000। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री आ गई, टोटल नेट प्रॉफिट भी आ गया। मैंने क्या कहा था, इक्विटी में हम ये भी लगाएंगे, नेट प्रॉफिट जो आएगा हमारे पास वो हमारा रेवेन्यू है, वो हमें ऐड करना है। ये हमारा कहाँ से आता है? ये हमारा इनकम स्टेटमेंट से आता है। जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हो तो आपके पास नेट प्रॉफिट आता है। अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन एट सेल्स इक्विपमेंट, अब ये टोटल सेल्स इक्विपमेंट में से आप इस चीज़ को माइनस करोगे कि अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन, यानी वो डेप्रीशिएट हो गया है, उसकी वैल्यू कम हो गई है सेल्स इक्विपमेंट की 2000 से। ठीक है, तो आप उसकी करंट वैल्यू क्या लिखोगे कि इतनी थी, इतनी डेप्रिशिएट हुई है, अब इतनी अमाउंट है, उसको माइनस करोगे। डेप्रिशिएट यानी इतनी वैल्यू हमने इस इक्विपमेंट की यूज़ कर ली है। मैंने आपको बताया था डेप्रिसिएशन वैसे तो एक अलग ही टॉपिक है, थोड़ा लंबा भी है, बट पॉइंट यही है कि जब आप कोई चीज़ ऐसे लेते हो ना जो बहुत टाइम के लिए यूज़ होती है। अच्छा, लेट्स से आपने एक चीज़ ली, इक्विपमेंट लिया, ठीक है, आपने कहा ये इक्विपमेंट मुझे 3 साल चलेगा। ओके, उसके बाद मतलब इसकी वैल्यू ख़त्म है, भले वो चल रहा हो तो अच्छी बात है, ये तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्राइस के हिसाब से और जैसा वो इक्विपमेंट है, उसकी क्वालिटी है, आपने कहा ये इक्विपमेंट आपको चलेगा 3 साल तक। उसकी प्राइस थी 9000, तो आपने डिवाइड कर लिया 3000 3000 3000। आपने कहा कि मैं हर साल इसको डेप्रिशिएट करूँगा, इसकी वैल्यू कम करूँगा 3000 3000 3000 से। तीसरे साल में उसकी वैल्यू 0 हो गई, क्योंकि जितना उसका यूज़ हो सकता था आपने कर लिया है। वो आपको पैसे देती है, अगर आप सेल करते हो या उसके बाद भी उसकी वैल्यू चल रही है तो वो आपके लिए प्रॉफिट है, लेकिन आपने जितने पैसे उसके लिए दिए थे, जिस क्वालिटी की वो चीज़ थी,
आपके दिमाग में आया कि यार ये 3 साल तक चल जाती है, तो मतलब कीमत वसूल हो गई, तो आपने कीमत वसूल कर ली। और अकाउंटिंग में आप उस चीज़ को डेप्रिशिएट करते जाते हो, उसकी वैल्यू कम लिखते हो, ताकि अगर वो आपने 9,000 का लिया है, आप लाते हो, उसके बाद अगर आप वो बेचने जाते हो, क्या वो 9,000 का बिकेगा? नो, पीपल विल से कि यार ये तो आप ले गए हो, आप रीसेल कर रहे हो, तो 8,000 का बिकेगा, 7,000 का बिकेगा, या इवन कम का बिकेगा, पर 9,000 का नहीं बिकेगा। बैलेंस शीट में आप बता रहे हो कि मेरे बिजनेस की वैल्यू क्या है, एसेट्स कितने हैं, तो आप गलत वैल्यू नहीं लिख सकते, राइट? अभी अगर आप उसको 9,000 ही रखें तीनों साल, और जब आप बिज़नेस बेचने जाते हो तो वो कहेंगे यार ये वाली इक्विपमेंट तो इतनी पुरानी है, इतनी यूज़ हुई हुई है, तो इसके तो 9,000 मैं दूंगा ही नहीं। ठीक है, जब आप बेचने जाते हो, कुछ भी करने जाते हो अपने बिजनेस का काम, तो आप उसको एसेट्स दिखाते हो, एज इन यार ये देखो मेरे बिजनेस की ये वैल्यू है, हर चीज़ की ये अमाउंट है। अब वो सारी सालों पुरानी है और वही सालों पुरानी प्राइस लिखी हुई है, तो वो तो ठीक नहीं है ना। आपको तो उसे डेप्रिशिएट करना है, आपने उसकी अभी जो कीमत है वो बतानी है। इन करंट टाइम्स इस चीज़ की क्या कीमत है, मैंने इतना यूज़ किया है, ये इतनी पुरानी है, तो अब इसकी जो कीमत यूज़ हुई वगैरह जितनी घटी, उसके बाद क्या कीमत है वो आपको बताएगा बैलेंस शीट। और राइट, बहुत लंबा लेक्चर हो गया डेप्रिसिएशन पे, पर यस, सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ बैलेंस शीट। सबसे पहले हम एसेट्स को देखते हैं। ठीक है, 2 साइड्स बनेंगी, एक साइड पे एसेट्स आएंगे, दूसरी साइड पे लायबिलिटी एंड इक्विटी। एक एक चीज़ को आराम आराम से देखते हैं। सबसे पहले करंट एसेट्स लिखेंगे। करंट एसेट्स में हमारे पास सबसे टॉप पे जो आता है वो है कैश। कैश हमारे पास 5,000 था, आप देख सकते हैं पहले वाले टेबल में 5,000 कैश। ओके, तो हमने कैश 5,000 कर दिया, इसमें कुछ आगे पीछे नहीं किया। उसने हमें बताया हुआ था क्वेश्चन में कि कैश हमारे पास 5,000 है, तो आपने कहा ठीक है, एसेट्स कैश 5,000, डन। नेक्स्ट वो कह रहा है अकाउंट्स रिसीवेबल 10,000। अगेन कॉपी पेस्ट हुआ है, क्वेश्चन में गिवन था कितना अकाउंट्स रिसीवेबल है, वो 10,000 था, तो आपने उसको वहाँ लिख दिया। सी, रिटन है। ठीक है, अभी तक हमने कुछ और नहीं किया। एंड देन कम्स अलाउंस फॉर बेड डेट्स। अच्छा, बेड डेट्स अलाउंस क्या होता है? ऐसा नहीं है कि जितने लोगों ने आपसे उधार लिया हुआ है वो आपको सब लोग पैसे वापस करेंगे। हाँ, हो सकता है कर लें और अच्छी बात है, और आप अपनी पूरी कोशिश करोगे कि यार ये पैसे मुझे वापस करें, बट ऐसा हो सकता है कि वो आपको पैसे वापस ना कर पाएँ। मे बी उनके पास पैसे ही नहीं है, तो कैसे लोगे? मे बी वो किसी ऐसी सिचुएशन में, मे बी आपका जो कस्टमर था वो भाग गया कंट्री छोड़ के, फिर आप क्या करोगे? आप कुछ नहीं कर सकते ऐसी सिचुएशन में। तो ऐसी सिचुएशंस के लिए बिजनेसेस अपना पहले ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं कि कितने % हमारे पास ऐसा होता है कि वो हमारे पास जो कर्जा लिया हुआ लोगों ने वो वापस नहीं देते। उस हिसाब से वो एक अलाउंस रखते हैं। ओके, तो यहाँ पे अलाउंस फॉर बेड डेट्स यानी 500 हो सकता है, उसमें से हमें नहीं मिले, 9,500 मिलेंगे। तो मैंने कहा ना, बैलेंस शीट में हम प्रॉपर पिक्चर देते हैं कि हमारे बिजनेस में है क्या। ऐसा नहीं आप कुछ भी बोल दें। दिस इज़ लाइक कि आपको बिजनेस को जज करवा रहे हैं, यार हमारे बिजनेस में ये चीज़ें हैं और इनमें से ये चीज़ें ख़राब हैं, इनमें से ये चीज़ें शायद हमारे पास ना आए, पर जो गारंटीड हैं वो ये हैं। ठीक है, तो ये आप अपनी तरफ से एक एस्टिमेशन है कि अगर 10,000 अकाउंट्स रिसीवेबल हैं तो उसमें से 500 हमें नहीं मिलेंगे। वैसे इसको निकालने का एक अलग ही तरीका है, वो हमने अब तक नहीं पढ़ा है, और इस क्वेश्चन में हमें गिवन है अलाउंस फॉर बेड डेट्स। डेबिट साइड पे एंड में देखें ये अलाउंस फॉर बेड डेट्स 500। ठीक है, तो हम उसी को देख रहे हैं और उसी को वहाँ कॉपी पेस्ट समझे कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, लेकिन ये 31 की लिखी हुई है। टेबल में हमारे पास है 1 की, ओके, 1 जनवरी की, लेकिन हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में याद है मैंने आपको कहा था कि ये देखिए मर्चेंडाइज दी हुई है 31 दिसंबर की, राइट? डू यू रिमेंबर दैट? ये देखें, ये आ गई मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 31 10,000, तो हमने यहाँ पे लिख दिया मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 31 10,000। ठीक है,
इजी सिंपल सा है, इतना मुश्किल नहीं है। बस एक चीज़ है कि देखो 1 जनवरी वाली तो आपने टाइम पीरियड में बेची होगी और परचेजेस भी की होंगी, सेल्स भी की होंगी, सेल्स रिटर्न भी की होंगी और परचेज रिटर्न भी की होंगी। अब आप देखो कि एंड में कितना बचा है। बैलेंस शीट तो आप 31 दिसंबर की बना रहे हो ना, तो आप देखोगे एंड में हमारे पास कितनी इन्वेंट्री बची है। अच्छा, यहाँ पे ऊपर लिखना चाहिए था ऑब्वियसली बैलेंस शीट एज ऑफ दिसंबर 2007, बट पावर पॉइंट है और इसमें इतनी स्पेस नहीं थी तो मैंने नहीं लिखा है। पर फॉर्मेट पिक्चर मैंने आपको जो पहले दिखाई थी ना, वही रखिएगा और उसी तरीके से काम कीजिएगा। अगर आप कहेंगे तो मैं फॉर्मेट के लिए एक अलग से बैलेंस शीट का फॉर्मेट और इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट वीडियोस बना के डाल दूंगी। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो अगर आपको वो चाहिए, ठीक है, तो मैं आपको दे दूंगी। छोटी वीडियोस होंगी, वो इतनी लंबी नहीं होंगी। तो ये मर्चेंडाइज इन्वेंट्री आ गई। अभी तक देखें हम करंट एसेट पे हैं। ये चीज़ें या तो आप बेचते हो या आपके पास कैश है। ऑफिस सप्लाईज ये यूज़ होती हैं, लेकिन ये यूज़ ऐसा नहीं है कि साल भर यूज़ नहीं होंगी, 2-2 3-3 साल में यूज़ होंगी, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो ये ऑफिस सप्लाईज आप यहाँ लिखोगे। अच्छा, ऑफिस सप्लाईज हमारे पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में गिवन थी। देखें नीचे अभी आएंगी, एक मिनट। ये देखें ऑफिस सप्लाईज अनयूज्ड ऑफिस सप्लाईज 400। अब ये यूज़ करोगे ना आप, लेकिन ये सालों में चलने वाली नहीं है। ये 1 साल के अंदर अंदर यूज़ हो जाएंगी, कुछ महीनों में यूज़ हो जाएंगी मोस्टली। तो दे आर योर करंट एसेट्स, ठीक है। तो आप करंट एसेट्स की हेडिंग में लिखोगे ऑफिस सप्लाईज 400। क्या यही किया हुआ है? देखें, जी हाँ, बिल्कुल यही किया हुआ है। अब नेक्स्ट आ जाता है प्रीपेड ऑफिस रेंट। अच्छा, प्रीपेड ऑफिस रेंट 2 जगह पे लिखा हुआ है। एक टेबल में लिखा हुआ है, ओके, और एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है। अब आप सोच सकते हैं यार मैं कौन सा लिखूं, ठीक है। अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे गिवन है, ये मैंने क्या बताया था, एज ऑफ दिसंबर गिवन है, एज ऑफ दिसंबर 31। और आप बैलेंस शीट किसकी बना रहे हो, 31 दिसंबर की। तो आपको वो वाला ऑफिस शॉप रेंट लिखना है। गेट इट? देखें, प्रीपेड शॉप रेंट 1000। अच्छा, प्रीपेड ऑफिस रेंट हो गया, तो हमने यहाँ प्रीपेड ऑफिस रेंट 1000 लिख दिया, ठीक है, क्योंकि दिसंबर 31 में की डेट पे हमारे पास जो प्रीपेड ऑफिस रेंट था वो था 1000। नेक्स्ट है नॉन करंट एसेट। अब हम जा रहे हैं फिक्स्ड एसेट्स पे, जो कि नॉन करंट एसेट्स भी कहलाए जाते हैं। इसमें हमारे पास एक था सेल्स इक्विपमेंट, राइट। आपको याद है टेबल में सेल्स इक्विपमेंट था। ये देखें, ये सेल्स इक्विपमेंट लिखा है 30,000 पे, ठीक है। सेल्स इक्विपमेंट आपका नॉन करंट एसेट है, वो आप यूज़ करोगे। एक इक्विपमेंट है 30,000, तो अब इस पर डेप्रिसिएशन भी हुई होगी ऑब्वियसली। क्या हमारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन? अरे हाँ, ये देखो 2000। तो अब आप क्या करोगे, अब आप उसको माइनस करोगे। सेल्स इक्विपमेंट में से 2000 माइनस करोगे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन के लिए। और ये देखें, अब सेल्स इक्विपमेंट की क्या प्राइस हो गई, 28,000 माइनस किया। ब्रैकेट अकाउंटिंग में माइनस के लिए यूज़ होते हैं, याद दिला दूँ, रिमाइंडर, ठीक है। अब आप इनको टोटल कर देंगे। अब कोई और एसेट्स बचा नहीं है, हमने सारे इंक्लूड कर दिए हैं। पर हाँ, अगर आप एग्ज़ाम कर रहे होते तो अगेन या तो हाईलाइट कर दें या फिर उसको एक छोटा सा टिक लगा दें कि आपको पता चलता रहे क्या क्या चीज़ें मैं ऐड कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ। यहाँ पे मुझे पता है हमारे एसेट्स पूरे हो गए हैं, तो हम टोटल कर लेते हैं 53,900। ये हमारा एक पोर्शन पूरा हो गया है। अब हम जाएंगे लाइबिलिटीज़ और इक्विपमेंट पे, ठीक है, ये आ गया लाइबिलिटीज़। अब हम जाएंगे लाइबिलिटीज़ और इक्विटी पे, ये आ गया लाइबिलिटीज़ एंड इक्विटी। करंट लाइबिलिटीज़ सबसे पहले लिखेंगे। करंट लाइबिलिटीज़ क्या था, वो उधार जो आप 1 साल के अंदर अंदर चुका देंगे। अकाउंट्स पेबल 6000 हमारे पास गिवन था। कहाँ गिवन था, टेबल में गिवन था, जी हाँ। तो हमने वहाँ से बस कॉपी पेस्ट किया है। और इसके अलावा हमारे पास एक और लाइबिलिटी है, लेकिन वो हमारे पास टेबल में नहीं है, वो हमारे पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में है। क्या आप पता लगा सकते हैं क्या है? देखें, ये रही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। इसमें देखें, आपको ऐसी कोई चीज़ लग रही है जो हमारे पास लाइबिलिटी हो। सैलरीज आउटस्टैंडिंग, यानी अभी तक हमने ये सैलरीज
पे नहीं की हैं पर हमें करनी है। तो सैलरीज पेबल 5000, ये देखिए ये हमारे पास आ गया, ये हमारी लाइबिलिटीज़ चल रही हैं अभी तक। ऑलराइट, नाउ क्या हमारे पास कोई और ऐसी चीज़ है जो लाइबिलिटीज़ में है? हमने ये स्टार्ट में डिस्कस भी किया था जब मैं आपको क्वेश्चन समझा रही थी, और वो है अनअर्नड कमीशन, जो कि है 1000। ये देखिए कमीशन अनअर्नड 1000, ये हमारी लाइबिलिटीज़ हो गई। अब हम इक्विटी पे आते हैं, ठीक है। हाँ, ऐसा भी कर सकते थे आप, टोटल लाइबिलिटीज़ इसको ऐड कर देते और फिर इक्विटी पे जाते, ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट्स परफेक्टली फाइन। वो आप जितना तमीज़ से बनाएंगे उतना अच्छा है, लेकिन मेन पॉइंट आप बना लें तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इक्विटी में सबसे पहले हमारा आता है कैपिटल, जो कि हमारे टेबल में हमारे पास गिवन था, हम उसी को कॉपी पेस्ट कर देंगे। कैपिटल कितना था? 30,000। अब हमारे पास आता है नेट प्रॉफिट। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में गिवन था, मैंने आपको बताया था कि ये इनकम स्टेटमेंट से यहाँ पे आया है। नेट प्रॉफिट है 11,900। इन दोनों को ऐड किया तो 41,900 आ गया, और इनको लाइबिलिटीज़ के साथ ऐड किया तो हमारे पास आया 53,900। अकाउंटिंग में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर ये दोनों चीज़ें बैलेंस्ड नहीं होती तो समझ लें कि आपकी बैलेंस शीट में आपने कोई ना कोई गलती की है। ये हमेशा बैलेंस्ड होती है। तो अक्सर औकात लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मिसलेनियस लगा के कर देते हैं बैलेंस, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका क्वेश्चन परफेक्ट हो तो ये मिसलेनियस वगैरह छोड़ के, ये हैक छोड़ के आपको इन दोनों अकाउंट्स को बैलेंस रखना है, बैलेंस करना है, होना चाहिए। अगर नहीं होता तो यू हैव टू नो कि आपने कोई ना कोई गड़बड़ की है। तो आप क्या करोगे, आप उसको दोबारा रिवाइज करोगे, दोबारा देखोगे कि यार मैंने कोई चीज़ छोड़ तो नहीं दी है, अगर छोड़ी है तो वो क्या है, चलो दोबारा देखता हूँ। तो इस चीज़ के लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने स्मूथ जाओगे, इसलिए मैं कोशिश करूँगी एक दो और क्वेश्चंस करा लूँ, गारंटी नहीं है, ठीक है। स्पेशली आजकल बहुत अप एंड डाउन चल रहा है, लेकिन कोशिश पूरी होगी। सो दिस इज़ योर बैलेंस शीट क्वेश्चन। आई रियली होप आपको अच्छा लगा, आपको समझ आई पूरी वीडियो। इफ़ आई तो मेक श्योर टू गिव दिस वीडियो थम्स अप, टू सब्सक्राइब, लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, and I will see you guys in my next video. Bye!